जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। लगातार शेयर नीचे की तरफ ही जा रहा है। अब तो इतना ज़्यादा गिर चुका है कि दिमाग खराब होना शुरू हो चुका है कि आखिर इस शेयर के अंदर क्या चल रहा है। डिटेल में चर्चा यहाँ पर करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, आपको ऑलरेडी पहले से ही मालूम है, लेकिन उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अभी ग्लोबली क्या चीज़ें चल रही हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि ग्लोबली अगर निगेटिव लगातार चीज़ें आती रहेंगी तो शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर्स गिरना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। खासकर अगर विदेशी या फिर एफआईस या डीआईस ने बेचना शुरू किया तो आप संभाल नहीं पाएंगे, और रिटेल भी अगर वहाँ पर शामिल हो गया तो बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। लेकिन वो चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ हुई नहीं और आपने पहले ही बेचकर अलग कर दिया। देखिए, रसिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, कोई असर नहीं पड़ा। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उससे पहले भी कोरोना वायरस या दुनिया भर की चीज़ें देखने को मिली। मार्केट के अंदर किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मार्केट के अंदर लगातार तेजी बनती चली गई। दोस्तों, अब क्या डिफरेंट है? देखिए, अब थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर आप समझें कि ईरान को आप समझें। सबसे पहले ईरान को लीजिए, हमास को लीजिए, हुतीस को लीजिए, हिजबुल्ला को लीजिए। इन तीनों को किसके पीछे पड़ा के रखा हुआ था? इजराइल। देखिए, 5,000 रॉकेट एक साथ किसी देश पे छोड़ देना, इसका मतलब आप समझते हैं? नहीं। अगर मान लीजिए वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? एक देश पूरा बर्बाद हो सकता है। एक देश पूरा बर्बाद हो सकता है। 5,000 रॉकेट कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, छोड़ दिए। इसका मतलब है क्या? उसको कहाँ से फंडिंग आई होगी, कहाँ से बे हथियार मिले होंगे? ईरान की साइड से। तो ईरान काफ़ी दिनों से इजराइल के पीछे पड़ा हुआ है, काफ़ी समय से। अब देखिए, टक्कर हो रही है आमने सामने की। अब टक्कर चल रही है आमने सामने की। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि अभी आपने देखा कि अमेरिका के द्वारा भी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया गया है कल सुबह 4 बजे। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, आज भी अटैक किया गया है। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है 6 हवाई अड्डों पर। 6 हवाई अड्डे और 15 हवाई जहाज डिस्ट्रॉय किए गए हैं। किसके द्वारा? एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए गए हैं। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। और यहाँ पर लगभग अगर देखें तो 15-16 मिसाइल किसके द्वारा दागी गई हैं? उससे भी ज़्यादा मिसाइलें दागी गई हैं ईरान के द्वारा। ईरान के द्वारा दागी गई हैं। ठीक है, तो ये लड़ाई ऐसी नहीं है जैसे कि आप समझ रहे हैं। ये लड़ाई आसानी से शांत होने वाली नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर लपेटे में आ गया है अमेरिका। अब अमेरिका ने क्योंकि डायरेक्ट अटैक किया वहाँ पर जाके, तो अब यहाँ पर खतरा किसको है? अमेरिका को, कि कहीं मुझ पे भी यहाँ पर आँच ना जाए। तो यहाँ पर होगा क्या? देखिए, अभी जो हथियार दिए जा रहे थे, हो सकता है रुकते हुए दिए जा रहे हों, कुछ सोच समझ कर दिए जा रहे हों। अब डायरेक्ट यहाँ पर इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हुआ कौन? अमेरिका। तो दो चीज़ें हैं, या तो ये युद्ध शांत करा दे, ठीक है, या तो ये युद्ध शांत करा दे, या फिर यहाँ पर अब इजराइल को बड़े बड़े हथियार देके ईरान की पिटाई ज़बरदस्त हो जाए। दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान मानने वाला तो नहीं है, उसकी भी अपनी टर्म एंड कंडीशन है, इजराइल की भी अपनी टर्म एंड कंडीशन है। तो अब यहाँ पर खुलकर और ज़बरदस्त हथियार देता हुआ यहाँ पर कौन नज़र आ सकता है? कौन नज़र आ सकता है? यहाँ पर अमेरिका और ज़्यादा हथियार दे सकता है, तो ये युद्ध और ज़्यादा बिगड़ सकता है। देखिए, ईरान के मौत बनकर बरसी सैकड़ों इजरायली मिसाइलें, कई इमारतें धराशायी हो गई, 950 लोग एक साथ मर गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, देखिए न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुआ, ठीक है, आज भी हुआ, कल भी हुआ है। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर जो भी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हुए उससे पहले ही यूरेनियम को वहाँ से हटा दिया गया था। यानी कि अभी भी यूरेनियम है। किसके पास? ईरान के पास है। दूसरी बात, यहाँ पर जो लड़ाई जो चल रही है उसके पीछे क्या परमाणु युद्ध ही है? क्या उसके पीछे न्यूक्लियर पावर को ही बंद करना वही मेन वजह हो सकती है? देखिए, न्यूक्लियर पावर तो सीक्रेटली रूप से अगर देखें तो ईरान किसी से भी ले सकता है, किसी से भी ले सकता है, मॉल को खरीद सकता है, पैसे दे सकता है, उसके ले सकता है। ठीक है, बात वो नहीं है। बात यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, सीक्रेटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईरान को इतना कमज़ोर कर देना है, इतना कमज़ोर कर देना है कि उसको कम से कम 40-50 साल पहले पहुँचा देना है। देखिए, इतने दिनों से लड़ाई हो रही है तो ईरान पर भी इस चीज़ का असर पड़ रहा है।
दूसरा यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर सकते हैं तो खामनेई को यहाँ पर जो सरकार है उसको हटा दे, जो करंट वाली सरकार है उसको गिरा दिया जाए, यहाँ पर दूसरी सरकार आ जाए। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पर क्यों देखने को मिल रही है? नेतन्याहू के द्वारा भी ये बात बोली गई है कि अब यहाँ पर समय आ चुका है कि ईरान को यहाँ पर तख्ता पलट कर देना चाहिए। और यहाँ पर जो विपक्ष वाले नेता हैं वो भी यहाँ पर कहना शुरू कर दिया है कि न्यूक्लियर पावर के चक्कर में ईरान ने बहुत पैसा, पब्लिक का पैसा न्यूक्लियर पावर और लड़ाई के अंदर लगा दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए खामनेई को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर लड़ाई करनी ही पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए। अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर लड़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी जाके सरकार रुकी रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर लड़ाई अभी शायद और बढ़ सकती है। और यहाँ पर क्योंकि अमेरिका फंस चुका है, तो अमेरिका जब एक बार फंस चुका है तो अब सामने वाले दुश्मन को ढेर जब तक नहीं करेगा तो बड़ी दिक्कत है। अगर यहाँ पर लपेटे में नहीं आता तो ठीक था, क्योंकि अब लपेटे में आया तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए वो बात तो नहीं हो पाएगी। एक ऐसा एरिया है जहाँ से देखिए ये मान के चलें कि एक ऐसा एरिया यहाँ पर निकल कर आता है, ये मान के चले कि पानी 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 है यहाँ पर, तो इस तरीके से ये बीच का एरिया इस तरीके का यहाँ पर आता है जो ईरान के कब्जे वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी शिप आते हैं, जो भी लॉजिस्टिक का सामान आता है वो ईरान के पास से होता हुआ नजर आता है, समुद्र के से। ठीक है, तो उस बोला जा रहा है उसको बोलते हैं होर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, तो क्या उसको बंद कर सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। देखिए कतर का भी गैस, दुनिया भर की सारी चीज़ें यहीं से होते हुए जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, तो इससे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरे जो दूसरे देश हैं, जो सऊदी अरबिया की बात करें या दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, उनका सारा सामान दूसरे देशों के अंदर वहीं से जाता है, तो उसको तो ब्लॉक करना बड़ा ही मुश्किल है। इसका असर और दूसरे कंट्रीज़ पे ही पड़ेगा, उनके बिजनेस पे पड़ेगा, तो उसको तो कर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि सारा बिजनेस वहीं से हो रहा है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि हम उसको बंद करेंगे। वो हो सकता है कि इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए बंद हो सके, लेकिन अभी अमेरिका ने बोला है कि समझाइए, चीन से बोला है कि ईरान को समझाइए कि वो इस तरह के स्टेप ना ले, ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें, एक बिजनेस को सुसाइड करने वाली बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों कहीं से भी ऐसा पॉइंट अभी नहीं मिल रहा है कि लड़ाई अभी बंद होने वाली है। बीच बीच में आपको अमेरिका सीज फायर कहता हुआ मिलेगा कि हम राजी करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, और इसके नाम पर लोगों का ध्यान भटकाया जाएगा और अटैक कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे अटैक करके ईरान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या ये तख्ता पलट की कोशिश है या बहुत ज़्यादा बैक में पहुंचाने की कोशिश है। जो मुझे ऐसा लगता है कि तख्ता पलट की तो कोशिश यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर जो कोशिश होगी बस सिर्फ एक चीज़ की होगी कि यहाँ पर ईरान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाए, ताकि आने वाले टाइम में हिजबुल्लाह, हमास जैसी कोई भी किसी भी तरह की इस तरीके की कोई भी ताकत पैदा ना हो जो इजराइल को कमज़ोर कर सके। करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, तो देखिए लगातार इस शेयर के अंदर गिरावट है। जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 5 यहाँ पर 43 रुपीज़ तक, 40 रुपये तक ये पहुँच जाएगा, आज 5% की लगातार इसके अंदर गिरावट हुई है। लोगों का दिमाग यहाँ पर ख़राब होना शुरू हो चुका है कि ऐसा ओला इलेक्ट्रिक के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिली है जिसकी वजह से गिरावट है। ठीक है, तो गिरावट के सबसे बड़ा कारण देखिए इस कंपनी का Q4 के रिजल्ट्स में कोई दम नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल खराब, जिसकी वजह से और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई है। आप एक महीने का चार्ट पैटर्न ही देखिए, 18% की गिरावट होगी जब से रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद से 50 रुपये का लेवल ही इसने तोड़ डाला, नीचे की साइड में रुका ही नहीं शेयर। तो रिजल्ट्स लगातार खराब हैं और कमज़ोर हैं। एक अनुमान ये लगाया जा रहा था कि रिजल्ट्स आने वाले टाइम में अच्छे आ सकते हैं, लेकिन अच्छे नहीं आए। दूसरा यहाँ पर कि कंपनी का जो मार्केट शेयर, जिस समय लिस्टिंग हुई कंपनी की 50% का मार्केट शेयर था, और दूसरी कंपनियां, नई कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। इसके अलावा ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी लिस्टेड नहीं है, आपको उनके नाम भी मालूम नहीं होगा, लेकिन उनकी बाइक्स बिक रही हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर उनके बिक रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये कंपनी का भी माल लगातार बिक रहा है। ठीक है, अगर बात करते हैं देखिए ओला की, तो ऐसा नहीं कि ओला इलेक्ट्रिक बिल्कुल ख़राब है और इस कंपनी की गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, बिक रही हैं, काम धंधा चालू है इस कंपनी का। और बात करें देखिए, अब रिसर्च आपको करनी पड़ेगी 43 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? 43। अब आपको 100 रुपये के या 150 रुपये के अकॉर्डिंग नहीं करनी है, अब 43 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। देखिए छोटा मोटा मार्केट कैप इस कंपनी का नहीं है, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, अब इस कंपनी के अंदर तेजी सिर्फ एक ही वजह से बन सकती है कि ये कंपनी कुछ इस तरीके से अपनी सेल्स बढ़ाए। सेल्स इस कंपनी की बढ़नी चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, शेयर के अंदर तेजी बन जाएगी। ठीक है,
क्या बिजनेस इसका खराब है? बिल्कुल भी खराब नहीं है। क्या ये कंपनी आगे रिवाइव कर सकती है, दोबारा से अच्छा कुछ कर सकती है? कर सकती है। ऐसी ही कंडीशन देखने को मिली थी जोमेटो के अंदर। जोमेटो के अंदर भी लगातार गिरावट होते होते 40 रुपये तक शेयर पहुंच चुका था, और 40 से आपने देखा फिर 300 पहुंच गया। अभी देखेंगे नीचे की साइड में 250 से फिर ऊपर की साइड में इसने तेजी दिखाई है, 200 तक नीचे पहुंच गया था, फिर तेजी दिखा दी किसने? जोमेटो के शेयर ने, जिसको इटर्नल इस समय बोलते हैं। बात आपकी समझ में आ रही है? सारा खेल किस चीज का है? कंपनी की परफॉर्मेंस पर। आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे खुद डर जाएंगे कि इस तरह की बेकार परफॉर्मेंस। देखिए बिजनेस में दम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे आने वाले टाइम में आगे बढ़ेंगे। अगर अभी भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो जिस तरीके से अभी दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, इजराइल ईरान के बीच में, ठीक है, उस चीज़ को देखते हैं तो क्रूड के रेट बढ़ सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा आना ये भी एक साइन होता है कि क्रूड के रेट आगे नहीं बढ़ेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि रोड पे चलने वाली गाड़ियां डीजल पेट्रोल गैस से चलती थी, उसमें से अधिकतर गाड़ियां अब कन्वर्ट हो चुकी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो क्रूड के रेट बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। लेकिन पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, डिमांड आगे बढ़ रही है, उस तरीके से अगर जो कंपनियां हैं अगर वो प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं कर रही हैं, और प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करेंगी, तेल का उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं कर रही हैं, तो फिर क्या होता है कि रेट मेंटेन भी हो जाते हैं। मेंटेन भी हो जाते थे। मान लीजिए कि ईरान है, पहले मान लीजिए कि 10 लीटर, मान के चलें कि 10 लीटर तेल बनाता था, 10 लीटर, ठीक है। अब उसकी डिमांड कम हो गई, वो बनाने लगा 5 लीटर, ठीक है। तो बात वही की वही बैठ जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी उसको, ठीक है। उसी तरह से क्योंकि अगर हाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन होना शुरू हो जाए, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाए, उस केस में क्रूड के प्राइस नीचे गिर जाते हैं। गिरने भी चाहिए क्रूड के प्राइस, ठीक है, वो एक सही भी चीज़ रहती है। फिलहाल यहाँ पर आपको समझ में आ गया सारा कारण कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़नी है, क्योंकि कभी कभी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, तो बहुत बड़ा केस हो जाता है, हलचल मच जाती है देश के अंदर जब क्रूड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ग्लोबली इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है, मंदी आ जाती है, बहुत दिक्कत परेशानी हो जाती है, ठीक है। तो क्या ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है? तो दोस्तों सारा खेल किस चीज़ का रहेगा? आने वाले टाइम में कंपनी की परफॉर्मेंस का। जी वो होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, अगर कंपनी ट्राई करेगी आगे तब। तो दोस्तों ज़्यादातर केस में यही होता है कि परफॉर्मेंस अगर डिप हुई तो शेयर गिर जाएगा। देखिए देख लीजिए यहाँ पर कितनी परफॉर्मेंस डिप हुई है। मार्च 2024 के अंदर 1598 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद 1600 करोड़ की हुई, 4 डिजिट में थी 1200 करोड़ की। पिछले दिसंबर क्वार्टर में भी 4 डिजिट के अंदर थी 1045 करोड़ की। लेकिन अब देखिए 3 डिजिट में नीचे वाले लेवल पर आ गई, 611 करोड़ की इस कंपनी की सेल्स हुई, ठीक है। तो समझिए आप यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिली है। चलिए सेल्स यहाँ पर 611 करोड़ की हो गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर खर्चा कंपनी अगर कम कर लेती 500 करोड़ का तो अच्छी बात थी, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, कंपनी ने खर्चा दिखा दिया 1300 करोड़ का, और कंपनी की कमाई हुई है 611 करोड़ की। तो आप देखिए शेयर के अंदर क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही 695 करोड़ का नुकसान में चला गया। तो पिछले 5-6 क्वार्टर को देख लीजिए नुकसान है, उससे पहले वाला भी कोई सा भी एक क्वार्टर आप बताइए जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक हो। दोस्तों लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव है, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी को ब्याज भी देना पड़ता है, कर्ज भी लिया हुआ है कंपनी ने। तो 870 करोड़ का नुकसान कंपनी ने दिखा दिया है। 600 करोड़ की लगभग सेल्स, 870 करोड़ का नुकसान, समझिए। तो यहाँ पर सबसे खेल यही है कि कंपनी ने इतने खर्चे अपने दिखाए हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना है, यहाँ पर देखेंगे 564 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 495 करोड़ का, उससे पहले 347 करोड़ का नुकसान। देखिए स्टार्टिंग में कंपनी ने जो दिखाया था लगभग 300-400 करोड़ का नुकसान दिखा रही थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी की सेल्स अच्छी होती थी। देखिए सेल्स कितनी शानदार होती थी, यहाँ पर 1200 करोड़ की, 2023 में 1500 करोड़ की, तो लोग खुश थे। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही है। लेकिन अब यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर भी कमी, यानी कि कंपनी की बिक्री उतनी ज़्यादा नहीं हो रही जितनी की होनी चाहिए थी। उसके पीछे का कारण एक और है सबसे ज़बरदस्त, जो कि आपको मालूम नहीं है, क्या कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट यानी कि बाइक की, या फिर बाइक की बात करें या फिर अपने स्कूटर की बात करें, उन्होंने प्राइस कम कर दिए ताकि मार्केट के अंदर हर किसी की रीच तक पहुँच जाए और ओला का नाम रहे।
उससे ही बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। चलिए यहाँ पर आपके सामने ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई है, तो रिजल्ट आपको समझ में आ गया कि कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी जिसकी वजह से शेयर्स के अंदर गिरावट हुई है, कंपनी के खर्चे ज़्यादा हैं, उतनी कमाई कंपनी की हो नहीं रही है, सेल्स घटी है कंपनी की, मार्केट शेयर घटा है। अब इन सारी चीज़ों को फिर दोबारा से पिकअप करने में कितना टाइम लगेगा, कब तक कर पाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा। अब यहाँ से परफॉर्मेंस थोड़ी सी सुधार में भी जाती है तो शेयर के अंदर तेजी दिखाई देगी। पूछे क्यों? क्योंकि अब आपको एनालिसिस जो करनी है वो करनी है 43 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। अब आपको 100 रुपये के अकॉर्डिंग नहीं करनी है। अगर शेयर नीचे गिरा हुआ है, परफॉर्मेंस में थोड़ा सा भी सुधार देखने को मिलता है तो शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी बन जाती है। चलिए ये पॉइंट हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के अंदर तो देखेंगे यहाँ पर कि प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, 36.78% की। ठीक है, घबरा गए एफआईएस, माल बेच दिया, डीआईएस घबरा गए, माल बेच दिया। तो एफआई डीआईएस की भी स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को अभी नहीं मिल रही है। तो दोबारा से देखना होगा कि फिर दोबारा से यहाँ पर एफआई डीआईएस आते हैं क्या नहीं आते हैं। जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है एफआईएस के अंदर 2.11% से 2.89% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो क्या पूरे जोश के साथ यहाँ पर बढ़ेंगे या कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी? सारा खेल रिजल्ट्स का है। रिजल्ट्स के अंदर सुधार देखने को मिला, शेयर भागेगा। नहीं सुधार देखने को मिलता है तो शेयर अभी यहीं पर रेंगता हुआ नजर आएगा। कुछ नया अपडेट आना चाहिए जिससे कि आने वाले टाइम में ग्रोथ हो सके। धन्यवाद।